संसार बिहार है, गौरव अपार बिहार है। ये धरती महावीर बुद्ध की, स्वतंत्रता के युद्ध की, ये राजनीति की शुद्धि की, परिवर्तनों की पुकार है, गंगा की धार बिहार है। इतिहास के पन्नों पर नए अध्याय लिखने में बिहार हमेशा आगे रहा, लेकिन इतिहास को सहेज कर रखना बिहार की आदत नहीं। आज हम आधुनिक बिहार के इतिहास का किस्सा आपको सुनाएंगे। पाटलिपुत्र की वो दास्तां जहां हमें वर्तमान की भी झलक दिखती है। वक्त के ठहरे पलों में हम आज की कहानी की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम से करते हैं, जब उस धधकती ज्वाला में बिहार के राजनीतिक भविष्य के कुंदन तप कर तैयार हो रहे थे। आजादी के इस जंग में बिहार के युवा अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। एक तरफ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे नौजवान थे, जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। मैं अब अपील नहीं करना चाहता, मुझे फांसी की सजा मंजूर। कैसी बातें कर रहे हो खुदीराम? तुम्हारी जान इतनी सस्ती नहीं है। हम अपील जरूर करेंगे। मेरी जान का मूल मेरे देश से बड़ा नहीं। दूसरी तरफ नौजवानों की एक ऐसी पीढ़ी जो महात्मा गांधी से प्रभावित थी। आजादी की लड़ाई में बिहार ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और बहुत काफी क्रांतिकारी लोग थे जो आजादी के आंदोलन में लगे हुए थे। आजादी के पहले और आजादी के बाद एक दो ध्रुव की तरह कांग्रेस में उभरे। एक दूसरे के सहकर्मी थे, सहयोगी थे और विरोधी भी थे। श्री कृष्ण सिंह के और अनुग्रह नारायण सिंह के, दोनों के समर्थकों की एक पूरी की पूरी लॉबी थी, जो परस्पर सहयोग भी करती थी और विरोध भी करती थी। बिहार की माटी से स्वतंत्रता के सत्याग्रही उपज रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, ऐसे ऐसे महापुरुष जो बिहार ही नहीं समूचे भारत के नायक थे। बिहार की भूमि में और भूमि के इर्द गिर्द जो संघर्ष रहे हैं, उनमें वो दम रहा है कि उस दम ने एक तरह से भारतीय संघर्षों की दशा और दिशा तय की है। लेकिन पाटलिपुत्र की भूमि भी कमाल है। जिस माटी ने देश को पहला पिछड़ी जाति का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य दिया, वहां जातिवाद रग रग में समाया रहा। एक तरफ चल रही थी आजादी की लड़ाई, दूसरी तरफ जमींदारी और छुआछूत के विरोध में भी आवाजें बुलंद होती रहीं। अनुग्रह बाबू को जब गांधी जी ने आश्रम में रखा काम करने के लिए, तो उस समय तक अनुग्रह बाबू लिखते हैं मेरे संस्मरण में कि उस समय तक उन्होंने कभी बर्तन नहीं धोया था। नीचे का वो जो काम सब था वो करना नहीं जानते थे। तो कहा कि पहले नज़र में वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जहाँ से वो आए थे वो पृष्ठभूमि उन्हें रोक रहा था। बड़े छोटे का एक सोच था, छुआछूत तो थी, और उसमें गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच गांधी जी की कोशिशों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बीच अंग्रेजों की हुकूमत का अंदाज भी बदल रहा था। 1936 में बिहार के पहले प्रांतीय चुनाव होने वाले थे और सियासत में जातीयता की आहट सुनाई देने लगी। दशकों से कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह में प्रदेश की अगुवाई कौन करेगा, इसे लेकर खींचतान मच गई। इन नेताओं में कौन बने मुख्यमंत्री, इसको लेकर काफी हंगामा था, क्योंकि केंद्रीय जो असेंबली थी उसके मेंबरान दोनों थे। अनुग्रह नारायण सिंह भी थे और श्री कृष्ण बाबू भी थे। अबुल कलाम आजाद और जो दूसरे और कई टॉप नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो ये नहीं चाहते थे कि केंद्रीय स्तर पर जो नेता सक्रिय हैं उनको वहां ले जाया जाए। दरअसल बिहार की राजनीति में हमेशा से ही जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री कृष्ण बाबू भूमिहार नेता थे, अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत।
दोनों के समर्थकों ने पद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आखिरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नेता पद के चयन के लिए अधिकृत किया गया था। जातीय गुटों में जमकर ठनी जीमूत वाहन सेन ने तो राजेंद्र प्रसाद को ही प्रीमियर बना देने का प्रस्ताव रख दिया। बिहार में नेता के चयन के सवाल पर जो भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अदा की, वही भूमिका सरदार पटेल ने बंबई में निभाई थी। कहना गलत नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर बिहार के सभी प्रतिष्ठित नेता अपने अपने जातीय संगठन से जुड़े हुए थे। यही नहीं, उच्च जातियों से अलग पिछड़ों के भी जाति संगठन थे। बिहार में सामाजिक बराबरी का आंदोलन तो लंबे समय से चल रहा था, लेकिन 1930 के दशक में यह राजनीतिक शक्ल ग्रहण करने लगा था। सामाजिक आंदोलन की बागडोर त्रिवेणी संघ के हाथों में थी। 32 के दरमियान में बिहार के अंदर जो है वो त्रिवेणी संघ एक काम चला, वो दलितों के खिलाफ। ये जो बैकवर्ड अभी ये जो है कुर्मी, कोयरी और यादव, इन लोगों का एक संगम बना कि त्रिवेणी संघ। त्रिवेणी संघ उन्होंने उस वक्त एक मूवमेंट चला यहाँ कि ये जो हम दलित, ये बैकवर्ड लोग हैं, हम लोग जो है वो हम भी जनेऊ पहनेंगे, हम भी जो है सवर्ण के यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ वही मूवमेंट। 1937 के चुनावों के लिए त्रिवेणी संघ के नेताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों की एक सूची सौंपी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। असेंबली में दलित नेता बाबू जगजीवन राम जरूर शामिल थे, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। जगजीवन राम की खासियत ये थी कि एक तो बहुत ही सामान्य परिवार से आए थे। जो उस समय का दौर अगर आप देखें तो अधिकतर जो नेता बन के गए थे जमींदार या सुभ्रांत घर से गए थे। इसमें ये बिरले अपवाद जैसे लोग थे जहां जिसमें जगजीवन राम थे, जो नीचे से निकल के गए थे। दलित में से बहुत बड़े नेता बहुत नहीं थे उस समय, इसलिए भी इनकी जगह उस तरह से आगे बढ़ी। 1946 में बाबू जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री भी बने, लेकिन राज्य की आबादी के सबसे बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली जातियों के प्रतिनिधि सिरे से गायब थे या न के बराबर थे। मुख्य धारा की राजनीति में सामाजिक बराबरी का महत्व सांकेतिक ही रहा। खैर, इस खींचतान के बीच कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत से चुनाव जीता। उस वक्त राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री और अनुग्रह नारायण सिंह उनके डिप्टी नियुक्त किए गए। लेकिन सालों से एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के बीच भी वर्चस्व की कड़वाहट घुल चुकी थी। अनुग्रह बाबू ज़्यादा विशाल हृदय के आदमी थे। वो संकीर्ण राजनीति में नहीं जाते थे। उन्होंने हमेशा विशाल हृदय का परिचय दिया। इसीलिए बिहार में गांधी के सबसे प्रिय लोगों में अगर इतिहास को आप देखें तो अनुग्रह बाबू थे। और अनुग्रह बाबू एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, एक बेटर राजनेता, वो राजनेता थे जिन्होंने हर जगह राज्य के हित में अपने व्यक्तिगत हितों को कुर्बान किया। बिहार की राजनीति में श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता था और अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति। आजादी के बाद से बिहार के विकास के लिए इन दोनों ने साथ साथ खूब काम किया। विकास की समीक्षा के लिए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पॉल एच एप्पलबी को अलग अलग राज्यों के दौरे पर भेजा तो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बिहार को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया। बरौनी में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा, फर्टिलाइजर कंपनी, रिफाइनरी लगी। साउथ बिहार में पहले टिस्को हुआ करता था, वो एक्सपैंड होकर के टेल्को बना। बोकारो स्टील प्रोजेक्ट लगा, HCL हेवी इलेक्ट्रिकल HEC बनी। एजुकेशन के फील्ड में बिहार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची के पास वो स्टैब्लिश हुई। यानी कि ये जो 14 साल थे, पहले 14 साल इंडिपेंडेंस के, उन 14 सालों में बिहार ने बहुत ज़्यादा विकास के काम किए। लेकिन पद को लेकर एक खामोश सी तनातनी कायम रही। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आमने सामने थे। तनाव इतना बढ़ा कि नेहरू ने दोनों को दिल्ली तलब कर लिया। इसके बावजूद
छीछालेदर इतनी हुई कि अखबारों में भी खूब थू-थू हुई। इस तरह का विवाद, इस तरह की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टियों में, पार्टी के अंदर चलता रहता है और ये केवल बिहार की बात नहीं है, देश भर में ये लागू होता है। दरअसल आजादी के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के तौर पर केंद्र की ओर प्रस्थान कर चुके थे। जगजीवन राम भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। जयप्रकाश नारायण का तो कांग्रेस से मोह भंग 1934 में ही हो गया था। वो सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। बिहार की राजनीति में अब केवल दो धुरी थी, बाबू श्री कृष्ण और अनुग्रह बाबू। बिहार ने उस दरमियान भी भारत को बहुत अच्छे नेतृत्व दिया, लीडरशिप दिया, जिनमें ये दोनों बड़े महान आदमी थे और उनके योगदानों के कारण ही बिहार आगे बढ़ा है। शुरुआत में जिस तरह से हम लोग कहते हैं पंजाब में प्रताप सिंह कैरो ने आगे किया, उस तरह से अनुग्रह बाबू और श्री बाबू की जोड़ी ने बिहार को प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ाया। जातीयता के मुद्दे को लेकर जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्ण बाबू के बीच का पत्राचार काफी चर्चित है। जेपी ने श्री कृष्ण सिंह को एक पत्र में लिखा, महेश प्रसाद सिन्हा और केबी सहाय 1957 का चुनाव हार गए। सहाय को कुछ भी नहीं मिला, पर महेश बाबू राज्य खादी बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बिहार की राजनीति कितना नीचे गिर चुकी है और कितना भ्रष्टाचार पनप चुका है। आप और अनुग्रह बाबू के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण राज्य में जातीयता ने खतरनाक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इस पत्र के जवाब में श्री कृष्ण सिंह ने न केवल जेपी के आरोपों का खंडन किया, बल्कि एक अन्य पत्र में पलटवार किया। उन्होंने लिखा, जेपी भी जात पात से ऊपर नहीं उठ पाए। वो चाहते हैं कि उनकी ही कायस्थ जाति के केबी सहाय को मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूं। केबी सहाय अत्यंत सक्षम मंत्रियों में माने जाते थे। हालांकि वो मुख्यमंत्री हुए तो उन पे गंभीर आरोप लगे, उनके मंत्रिमंडल पे लगे, उनके कामकाज के खिलाफ आंदोलन हुआ। तो उनके संबंध में कोई पत्र जिसमें केबी सहाय का उल्लेख था, वह श्री कृष्ण बाबू को जयप्रकाश जी ने लिखा था। अनुग्रह बाबू जुलाई 1957 में चल बसे, लेकिन सियासी खींचतान में केवल किरदारों का फर्क आया। अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 1961 में श्री कृष्ण सिंह का भी निधन हो गया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 23 साल तक बिहार पर शासन किया। उनके 23 साल के शासन के मुकाबले बिहार अब तक 23 मुख्यमंत्री देख चुका है। बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदल रहा था, और वो भी बेहद तेजी से। आजादी के बाद पहले चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी की हार से आहत जयप्रकाश नारायण ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन जीत पर जीत के बावजूद कांग्रेस का ग्राफ भी लगातार गिर रहा था। 1957 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 210 हो गई थीं। 1962 में सीटें 185 रह गईं। सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी ने अपने गठन के बाद पहले ही चुनाव में 50 सीटें हासिल कर ली थीं। लेफ्ट पार्टियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी था। कांग्रेस के खिलाफ छात्रों में, युवकों में और जनता में एक उभार देखने को मिला था। कांग्रेस का एकाधिकार हुआ करता था, तो एकाधिकार उनका टूटा और उसके खिलाफ में कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों का, समाजवादियों और वामपंथी पार्टियों का इतना बिखराव भी नहीं था सोशलिस्ट मूवमेंट में, कम्युनिस्ट मूवमेंट में। बाबू श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद 18 दिनों के लिए दीप नारायण सिंह को बिहार का सीएम बनाया गया और फिर कुर्सी संभाली विनोदानंद झा ने। 62 विधानसभा में जीत के बाद विनोदानंद एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस की किस्मत केवल राज्यों में नहीं बदल रही थी, केंद्र की सियासत में भी काफी कुछ बदल रहा था। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों शिकस्त ने केंद्रीय नेतृत्व को कमजोर कर दिया था। इस बदलती परिस्थिति को भांपते हुए तमिलनाडु के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के कामराज ने देश के सभी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को अपने अपने पद छोड़कर पार्टी को मजबूत बनाने के कार्य में जुटने की सलाह दी।
कामराज के मार्फत एक योजना रखी गई कि जो इतने उम्र के ऊपर के जितने लोग हैं वो इस्तीफा दे दें स्वेच्छा से पार्टी के लिए, एक नए लीडरशिप के लिए। तो ये तरकीब काम कर गई और बहुत पुराने लीडर्स हटे, जो बचे उस तरह के कुछ लोग बचे। 1-2 साल के बाद इंदिरा गांधी ने उन लोगों को एलिमिनेट भी किया पार्टी से। इसके तहत देश भर के 8 मुख्यमंत्रियों ने अपने पद छोड़े। बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा भी इसमें शामिल थे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जगह ली कृष्ण बल्लभ सहाय ने, जिनकी पैरवी 5 साल पहले जयप्रकाश नारायण ने अपनी चिट्ठी में की थी। सहाय के कार्यकाल में बिहार में कई उद्योग स्थापित हुए। बरौनी रिफाइनरी, बोकारो स्टील प्लांट, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन उन्हीं के कार्यकाल में कमीशन किए गए। हालांकि आगे चलकर उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे। जांच में कई आरोपों को सही पाया गया था। उस इंडियन नेशन में कई खंड में श्री बाबू और जयप्रकाश नारायण जी के पत्राचार का प्रकाशन हुआ था। उन पत्राचार में काफ़ी एक दूसरे के विरुद्ध तीखे आरोप भी लगाए थे और उसमें जयप्रकाश नारायण जी ने श्री कृष्ण बल्लभ सहाय जी का के नाम की भी चर्चा की थी। उधर केंद्र में भी उथल पुथल मची थी। एक तो 62 युद्ध का प्रभाव, उस पर 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन। सत्ता के संघर्ष के बीच लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। पद संभाला तो बेहाल अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती थी और 1965 में पाकिस्तान से जंग भी शुरू हो गई। 62 के जख्म की पीड़ा 65 युद्ध में पाकिस्तान को परास्त कर कम कर दी गई, पर 1966 में शास्त्री जी भी चल बसे। सत्ता की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई और कांग्रेस की पकड़ देश पर ढीली होती चली गई। कांग्रेस के लिए यह अंदरूनी कलह का दौर था। 3 साल के फासले में 2 युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर गहरी मार की थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पार्टी के दिग्गज नेता नाराज थे। बदहाली के बीच देश में गुस्सा उबल रहा था। अगस्त 1965 में स्वतंत्रता के बाद बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन भड़क उठा। एक तो महंगाई, ऊपर से केबी सहाय सरकार का भ्रष्टाचार। पुलिस दमन ने आग और भड़का दी। नौ अगस्त 1965। उस दिन पटना बंद था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जनसभा को संबोधित किया और कई अन्य नेताओं के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन जब इन गिरफ्तारियों के खिलाफ गांधी मैदान में जनसभा चल रही थी तो पुलिसिया कहर प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पटना में गांधी मैदान में बहुत बड़ी सभा संबोधित किया और उस सभा में वो कहते हैं कि बहुत धारदार तरीके से उन्होंने विचार अपने रखे। कर्पूरी ठाकुर समेत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 7 नेता बुरी तरह घायल हुए। बड़ी संख्या में पत्रकारों और नेताओं की गिरफ्तारी हुई। हजारीबाग जेल में बंद डॉक्टर लोहिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन इस आंदोलन का परिणाम 2 साल बाद हुए चुनावों में नजर आया। प्राइसेस काफी बढ़ गया था। उसी समय डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज हुआ और जो रिजनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लोगों के बीच में। और जो फूड ग्रेन्स का कमी जो है वो एक डिसाइसिव प्रॉब्लम था पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में। इसी बीच 1966 में अर्थव्यवस्था कुछ और चरमराई। रुपया लुढ़कते हुए न्यूनतम स्तर को छूने लगा।
कुदरत ने भी बिहार को नहीं बख्शा। प्रदेश भयंकर अकाल की चपेट में आ गया। चारों ओर भुखमरी फैल गई। कांग्रेस कमजोर पड़ी। कांग्रेस को अपने शासन के बाहर के लोगों से कोलैबोरेशंस करने पड़े और जयप्रकाश नारायण की भी अहम भूमिका रही। इसके बाद ही हम देखते हैं कि विनोबा भावे भी बिहार में अग्रसर हुए। तो 66 का अकाल जो है एक तरह से वो गैर कांग्रेसवाद के लिए और वहां के प्रशासन को एक मानवीय तरीके से प्रशासन करे, इन दोनों बातों को लेकर के ये अकाल एक तरह से इतिहास में एक बहुत बड़ी दुर्घटना रही, मैं कहूंगी। जब उत्तर भारत सूखे और अकाल से पीड़ित था तो महंगाई बहुत ऊंची और महंगाई इतनी बढ़ी कि आम आदमी का जो बजट था वह उसके बस में था नहीं, यानी जीना दुर्भर था। इसी पृष्ठभूमि में 1967 के चुनाव हुए। 20 साल से लगातार शासन कर रही कांग्रेस के पांव उखड़ गए। बिहार विधानसभा में कांग्रेस अब भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे आजादी के बाद सबसे कम 128 सीटें ही मिली। उन चुनावों में कांग्रेस के बाद दूसरा नंबर था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का। कांग्रेस विरोध का आलम कुछ ऐसा था कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गईं। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर सीएम बने, लेकिन ऊंची जाति के कई नेता इसके खिलाफ थे। आखिरकार महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि कर्पूरी जी की पार्टी के एमएलए ज़्यादा थे, लेकिन जो कहिए जो एलिट तबका था, जो सामंती जो मानसिकता थी बिहार के अंदर, फ्यूडल मेंटालिटी, वो कर्पूरी ठाकुर एक गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार से, अत्यंत पिछड़े परिवार से आने वाले आदमी को टॉलरेट नहीं कर सकी। रचना ऐसी रची गई कि अगर कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनके नेतृत्व में समाजवादियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस कारण से गैर समाजवादी दल के जो लोग थे, जो गठबंधन से जुड़े थे, उन लोगों ने सोचा कि कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे कि उसका दीर्घकालीन प्रभाव नहीं रहे। आम चुनावों में भी पहली बार कांग्रेस को घाटा हुआ। उन्हें पिछले चुनावों से 60 सीटें कम मिली। सिर्फ बिहार ही नहीं, केरल, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल में भी गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनी। स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि चंद हफ्तों के भीतर डिफेक्शन की वजह से हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सरकार गिर गई। जुलाई 1967 तक देश के 2/3 राज्य गैर कांग्रेसी थे। ये राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे, उन्होंने एक नारा दिया था, वो सोशलिस्ट थे, कि भाई ये हम जो सब बट जाते हैं तो क्यों नहीं करते कि भाई जो अपोजिशन इकट्ठी हो जाए और कांग्रेस का मुकाबला करे। कांग्रेस उसकी वजह से आती है क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं होते। तो ये जो एक बात उसने कही, ये काफ़ी दूसरी पार्टियों ने, दलों ने सोची और उसके बाद ये शुरू हुआ कि भाई हाँ, हम इकट्ठे होके एक कोलिशन बनाएं और ये कांग्रेस को होता है। लेकिन विपक्ष कुछ इस तरह से बंटा था कि पार्टियां ही बंटती बिखरती चली गईं। बिहार में सरकार बनकर 6 महीने होने को थे जब कांग्रेस से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में आए बीपी मंडल ने अलग अलग पार्टियों के पिछड़ी जाति के विधायकों को लेकर शोषित दल का गठन कर लिया। शोषित दल भी इन्हीं जो टकराहट थी कांग्रेस के अंदर, उसी का एक तरह से रिफ्लेक्शन है, एक तरह से उसका कल्बिनेशन है। एक ऐसा सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत कोई नेतृत्व नहीं था जिसकी अगुवाई में, जिसके इर्द गिर्द सारे लोग एक होते। गठबंधन की सरकार 10 महीने के आगे नहीं चल सकी और जिस कांग्रेस के विरोध के नाम पर पार्टियां एकजुट हुई थी, उसी कांग्रेस के समर्थन से शोषित दल ने सरकार बना ली।
यह एक अजीब सा दौर था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। दलित सशक्तिकरण के नाम पर पदों की सियासत हो रही थी। समर्थन के इनाम के तौर पर सीएम का पद भी बन रहा था। सतीश प्रसाद सिंह को बीपी मंडल को विधान परिषद में नामजद करने का इनाम मिला, 3 दिन की सीएम की कुर्सी। शोषित दल ने आरोप लगाया कि गठबंधन की सरकार ने लोहिया की पिछड़ा पावे 100 में 60 की नीति पर कोई काम नहीं किया, लेकिन खुद इस सरकार की उपलब्धि रही टूट कर आए सभी 38 विधायकों के लिए मंत्री पद। व्यक्तिगत आकांक्षा महत्वाकांक्षा का परिणाम था और वह एक ऐसा पॉलिटिकल इवेंट था जो क्षणिक था, कुछ दिनों के लिए था। इस दल के अहम नेता थे बिहार के लेनिन के नाम से मशहूर जगदेव प्रसाद। उन्होंने दलित उत्थान के लिए लोहिया के 60% की मांग से आगे बढ़कर 90% की बात कही। आज यहाँ हम 100 साल लंबी लड़ाई का नींव रखने आए हैं। पहला पीढ़ी का आंदोलनकारी शहीद होगा और दूसरा पीढ़ी का आंदोलनकारी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी का आंदोलनकारी सत्ता हासिल करेगा। ये ऊंच जात वाला हमारा बाप दादा को बंधुआ मजदूर बनाया, मगर हम राजनीति में उनका बंधुआ बनने के लिए पैदा नहीं हुए। हम समूचा देश का शोषित लोगों को, जो शिक्षा, पैसा, इज्जत में पिछड़ा है, जो दलित है, जो भूखा है, जो नंगा है, अलग अलग पार्टी में है, सबको एक साथ एक झंडे के नीचे लाएंगे। हम जो शोषित हैं, हम जो 90% हैं, जमीन, दौलत, सत्ता, हमारा हिस्सा 90% है। हम 90 हैं, 10 को शासन नहीं करने देंगे। बदलाव की आंधी आ चुकी थी। बिहार विधानसभा में पिछड़ों की एक मुश्त संख्या 82 हो गई थी और धनिक लाल मंडल के रूप में पहली बार पिछड़ी जाति का कोई सदस्य विधानसभा अध्यक्ष बना था। एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। जो डॉक्टर लोहिया हमेशा ये नारा लगाते थे कि डॉक्टर लोहिया बांधा गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, और ये आंदोलन काफ़ी जोर पकड़ा था और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी पर डॉक्टर लोहिया का प्रभाव था, जीवित थे। और डॉक्टर लोहिया के ही प्रभाव के कारण कर्पूरी ठाकुर बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने, उप मुख्यमंत्री भी बने और धनिक लाल मंडल को विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। और धनिक लाल मंडल जी ने काफ़ी निष्पक्षता, योग्यता और दूरदर्शिता से उस अध्यक्ष के पद का संचालन किया। शोषित दल की यह सरकार मुश्किल से 20 दिन चल पाई। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस खींच लिया और फरवरी 1968 में दलित नेता भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार की सत्ता फिर हासिल कर ली। इसी बीच जून 1968 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इसी के दौरान हुए मध्यावधि चुनाव। इन चुनावों में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। हां, कांग्रेस की स्थिति कुछ और बिगड़ गई। अब विधानसभा में उसकी संख्या रह गई 118। किसी तरह हरिहर सिंह की अगुवाई में सरकार बनी। कांग्रेस का यह सिद्धांत कि जब वो सत्ता से बाहर होती है तो विरोधी दलों में से लोगों को तैयार करके दल में फुट बना करके उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनवा देना, फिर उनके पैर के नीचे से गद्दी बहुत कम समय में खींच लेना, ये कांग्रेस की पुरानी शैली रही। और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, जो बाद में आपने देखा कि चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाकर उनको विश्वास मत भी नहीं प्राप्त करने दिया, चंद्रशेखर जी को 1 साल भी नहीं चलने दिया। ये कांग्रेस की कार्य संस्कृति का हिस्सा रहा। इस बीच केंद्र की सियासत में भी बहुत कुछ चल रहा था। 1969 में अनुशासनहीनता के नाम पर इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इंदिरा प्रधानमंत्री थीं और उनके साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आधे से अधिक सदस्य आ गए। इंदिरा के कांग्रेस को चुनाव आयोग ने असली कांग्रेस माना और मोरारजी देसाई, के कामराज के साथ कांग्रेस का दूसरा धड़ा कांग्रेस ओ यानी संगठन कांग्रेस कहलाया। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक
पुराने कांग्रेसी नेताओं की सैद्धांतिक लड़ाई थी। उस सैद्धांतिक लड़ाई के कारण कांग्रेस संगठन बना। बिहार में हरिहर सिंह की सरकार गिर गई और 13 दिन के लिए कांग्रेस ओ के भोला पासवान शास्त्री की सरकार बनी। ये मुख्यमंत्री के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल था। इसके बाद करीब 10 महीने के लिए दरोगा प्रसाद राय सीएम बने। फिर 163 दिन के लिए कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी और फिर 222 दिनों के लिए भोला पासवान शास्त्री फिर सीएम की कुर्सी पर बैठे। बिहार में जितने ही सत्ता का परिवर्तन हुआ उतने ही पिछड़े वर्गों के लोगों को अवसर मिला और उनमें जागृति आई। बिहार का सौभाग्य था कि दलित समाज से पहली बार भोला पासवान शास्त्री जैसे ईमानदार, चरित्रवान, लोकप्रिय, सुयोग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। इसी दौर में दल बदल की राजनीति से भी सबका परिचय हो रहा था। 67 से 69 के बीच महज 2 सालों में 6 सरकारें बनी और गिरी। केंद्र में भी स्थिति बदल रही थी। महंगाई, बेरोजगारी, उदासीनता को 1971 जंग की बेमिसाल जीत ने बदल डाला था। इंदिरा में अब विरोधियों को भी दुर्गा नजर आ रही थी। केंद्र में इंदिरा की कांग्रेस की बदलती स्थिति का असर बिहार में भी नजर आने लगा। अगले ही साल बिहार चुनाव थे, लेकिन यह बदलाव बिहार की राजनीति में क्षणिक था। जिन नीतियों की खातिर, जिस लक्ष्य को लेकर बिहार में विपक्ष खड़ा हुआ था, कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुआ था, उसका आधार खिसक रहा था। निजी महत्वाकांक्षाओं में सार्वजनिक भलाई की मंशा उलझकर तार-तार हो गई थी। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार के बाद से 5 साल में 9 सरकारें बन चुकी थी। 71 के रण विजय ने इंदिरा गांधी की छवि को कुछ ऐसा बदला कि पार्टी का सियासी वर्तमान ही चमक गया। 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 167 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। गठबंधन और गुटबाजी के अध्याय का पटाक्षेप हो गया। मिसेस गांधी थी, वो फिर से अमर्ज हो गई 1969 में कि कांग्रेस को जब उसने तोड़ा तो उससे वो एक नई रोशनी, नया ख्यालात वगैरह, और जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस को, बैंकों को नेशनलाइज को करके वो ऐसा लगा कि भाई एक हर कोई आदमी समझता था कि मेरी भी हालत सुधरेगी, तो एक आशा थी कि भाई यही गरीबी हटाएगी। लेकिन सालों से सत्ता के अंदर बाहर होती रही कांग्रेस में अब स्थानीय स्तर पर भयंकर गुटबंदी थी। कोई एक मान्य नेता पार्टी में था ही नहीं और सर्वोच्च पद पर आसीन करने के पीछे सामाजिक गणित अहम होता जा रहा था। ये वो दौर है जब समाजवादी राजनीति के दबाव के चलते कांग्रेस के अंदर भी पिछड़े वर्ग के नेताओं को थोड़ी तरजीह मिलनी शुरू हो गई थी। और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये पिछड़े वर्ग के नेता थे, चाहे वो दारोगा प्रसाद राय हों या बहुत सारे लोग, वो अपने अपने अधिकार के लिए, अपने अपने एम्पावरमेंट के लिए अपनी अपनी ताकत को एसर्ट कर रहे थे। कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर केदार पांडे को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनके खिलाफ सुगबुगाहट पार्टी में उस वक्त भी थी। नियंत्रण मजबूत करने के लिए सरकार गठन के बाद केदार पांडे 7 मंत्रियों को हटाना चाहते थे, पर मंत्रियों ने इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया। पहली बार शायद कांग्रेस में कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। अगर उनको कंटिन्यू रहने की स्थिति कांग्रेस में बनाई होती तो कांग्रेस के हालात नहीं होते, कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और कांग्रेस में जो बिहार की राजनीति में स्थिति रही है, उसमें ताकतवर समूह के लोगों ने अपने को एसर्ट करना शुरू किया और सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू हुआ। इसके बाद शुरू हुआ सियासी ड्रामे का लंबा दौर। केदार पांडे ने मंत्रिमंडल को ही भंग कर दिया
और अप्रैल 1973 में जब दोबारा मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो शपथ ग्रहण के दिन ही कई विधायकों ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया। उस दिन किसी तरह यह नाटक खत्म हुआ, लेकिन 2 महीने बाद 24 मंत्रियों ने केदार पांडे के प्रति अविश्वास जता दिया। आला कमान को केदार पांडे को हटाना पड़ा और 2 जुलाई 1973 को बिहार को पहला अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री मिला, अब्दुल गफूर। पाटलिपुत्र का इतिहास समूचे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है और पाटलिपुत्र का वर्तमान हिंदुस्तान की राजनीति का प्रतिबिंब। कैसे बिहार की धरती से उठी संपूर्ण क्रांति की पुकार दिखाएंगे पाटलिपुत्र के अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए आज तक।